बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 223 इकसात सुन चुके हैं। अब की 224 मुलाहिज़ा फरमाए। उसने राइफल ही मेरे मुंह पर फेंक मारी। मुजरिम आमतौर पर आखिरी लम्हे तक अपने हथियार से महरूम होना गवारा नहीं करते, लेकिन उसके लिए गोया राइफल लकड़ी का महज एक बेकार टुकड़ा थी। शायद इसलिए उसे उससे जो काम लेना था वो ले चुका था। अपना दिफा उसके नज़दीक ज़्यादा अहम नहीं था। राइफल अगर मेरे मुंह पर पड़ जाती तो शायद मैं पुश्त के बल सीढ़ियों पर जा गिरता और लुढ़कता हुआ नीचे जा पहुंचता, क्योंकि उस वक्त मेरा एक पांव लैंडिंग के किनारे पर और दूसरा 2 सीढ़ी नीचे था। मैं ज्यादा मजबूती से नहीं खड़ा था, जरा सा झटका भी मुझे नीचे पहुंचा सकता था। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं किसी बुरे अंजाम से बच गया। न जाने किस तरह मैं बर वक्त सर झुकाने में कामयाब हो गया, और वो उस हद तक कि राइफल मेरे जिस्म के किसी हिस्से से मस नहीं हुई और सीधी नीचे लैंडिंग पर जा गिरी। उसके गिरने की आवाज़ खासी जोरदार थी। मैंने सर उठाया तो वो शख्स मेरे सामने से गायब था। मैं सीढ़ियों के मोड़ पर घूमकर तेजी से मुख्तसर राहदारी में लपका तो वो अगली सीढ़ियों तक पहुंचता दिखाई दिया। मैंने उसकी टांग पर फायर किया। मुझे यकीन था कि गोली उसे लगी थी, क्योंकि मैंने एक लम्हे के लिए उसे लड़खड़ाते देखा, लेकिन उसमें उस वक्त न जाने कौन सी रूह हलूल किए हुई थी। वो रुका नहीं, बल्कि अगली सीढ़ियों की तरफ भागता गया। मेरी नज़र से ओझल हो गया। जब मैं उस मोड़ तक पहुंचा तो वो मुझे सीढ़ियों पर नजर नहीं आया। टांग पर गोली लगने के बावजूद वो किसी चलावे से कम साबित नहीं हुआ। उसका मतलब था कि वो वापस छत पर पहुंच चुका था। मैंने शायद 2-3 सेकंडों में ही बाकी सीढ़ियां तय की और सीढ़ियों के इख्तिताम पर मुझे एक लम्हे के लिए रुकना पड़ा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दरवाजा था और दरवाजे से अंधाधुंध बाहर निकलना ठीक नहीं था। वो दरवाजे के अक्ब में मेरा मुंतजिर भी हो सकता था। बेशक उसने राइफल मुझ पर खींच मारी थी, लेकिन उसके पास दूसरा हथियार भी हो सकता था। मैंने आहिस्तगी से दरवाजे से सर निकाला, लेकिन वो दरवाजे के पीछे नहीं था। दाईं तरफ छत से जुड़ी हुई बराबर वाली छत की दीवार नजर आ रही थी। दूसरी इमारत से उससे एक मंजिला ऊपर थी, लेकिन कातिल के मकसद के लिए महल वकूफ के एतबार से यह इमारत ज्यादा अच्छी थी जिसे उसने इस्तेमाल किया था। बराबर वाली इमारत की दीवार पर पलस्तर नहीं था और वो एक कुमंद के सहारे उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी जख्मी टांग की वजह से चढ़ नहीं पा रहा था। उसकी टांग से बहता हुआ खून दीवार पर गिर रहा था। ऊपर चढ़ने की कोशिश के दौरान वो गर्दन घुमा घुमा कर पीछे भी देखे जा रहा था। उसे मुझे सीढ़ियों के दरवाजे से निकलते हुए देखा। उसे अंदाजा हो गया कि अब उसकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। उसने रस्सी छोड़ दी और छलांग लगाकर अकबी मुंडेर की तरफ भागा। रुक जाओ, मैंने छत पर पहुंचते हुए चीख कर कहा और एक हवाई फायर भी किया, लेकिन वो लंगड़ाता हुआ मुंडेर पर पहुंच चुका था। मुझे वहां एक आहनी कुंडा एक किंगरे में फंसा हुआ दिखाई दिया, जिसके साथ बंधी हुई रस्सी यकीनन नीचे जा रही थी, यानी वो दोनों रास्तों से फरार का बंदोबस्त करके आया था। बराबर की छत पर चढ़ने के लिए भी उसने कुमंद लगा रखी थी और नीचे उतरने के लिए भी पिछली तरफ कुमंद लटका रखी थी, लेकिन उन दोनों रास्तों पर किस्मत आजमाई करने से पहले उसने सीढ़ियों के रास्ते फरार होने की कोशिश की थी। अगर मुझे यह अंदाजा करने में जरा भी ताखीर हो जाती कि गोली कहाँ से चलाई गई थी और उसके अलावा मैं बर्क रफ्तारी से यहाँ न पहुंचा होता तो वो शख्स सीढ़ियों के रास्ते भी यहाँ से निकल गया होता। एक बार इमारत से निकलने के बाद यहाँ से गायब होना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इलाका ही कुछ इस किस्म का था। मैंने उस पर दूसरी गोली इसलिए नहीं चलाई कि वो मर ही न जाए। मेरा ख्याल था कि मैं उसे रस्सी के जरिए नीचे उतरने से बाज रखने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन मेरा अंदाजा थोड़ा सा गलत हो गया। उसका रस्सी के जरिए उतरने का कोई इरादा नहीं था। उसने मुंडेर पर चढ़ते ही नीचे छलांग लगा दी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए डूब सा गया। उसके कुमंद को इस्तेमाल न करने की असल वजह मुझे उस वक्त मालूम हुई जब मैंने मुंडेर तक पहुंचकर नीचे झांका। रहीम गुल और शफी शाह इमारत के अक्ब में पहुंच चुके थे। दोनों के हाथों में गन्ने थीं। उन्होंने इमारत के अक्ब में पहुंचते ही काफी फुर्ती दिखाई थी। यकीनन उन्हीं को देखकर उस शख्स ने कुमंद के जरिए नीचे उतरने का इरादा तर्क कर दिया था। उसे उसका कोई फायदा नजर नहीं आया होगा, क्योंकि वो जिंदा किसी के हाथ नहीं आना चाहता था। वह अब एक गठड़ी की सी सूरत में सड़क पर साथ पड़ा था, एक ऐसी गठड़ी जिस पर तेजी से सुर्खी फैलती जा रही थी। रहीम गुल और शफी शाह कभी लाश की तरफ और कभी सर उठाकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने गंद अपने लिबास में छुपाई और तेजी से वापस जाने के लिए पलटा। तब मुझे छत पर एक कोने में गिटार का एक केस खुला नजर आया। कातिल यकीनन अपनी टेलीस्कोप राइफल और कुमंदे इसी में छुपाकर छत तक लाया था। मैंने उसे वहीं छोड़ा और तेजी से सीढ़ियां उतर लगा। तमाम फ्लैटों के दरवाजे बंद थे और सीढ़ियों में भी मेरा किसी से सामना नहीं हुआ। एक औरत और एक बच्ची ने मुझे गन लेकर ऊपर चढ़ते देखा था। शायद अब तमाम फ्लैटों में खबर फैल चुकी थी। बिल्डिंग में दहशत गर्द घुसाए हैं। इमारत में सीढ़ियां एक तरफ ही थी, लेकिन दरवाजे आगे पीछे दोनों तरफ मौजूद थे, बल्कि एक दूसरे की सीध में ही थे। पिछला दरवाजा ग्रिल का था। मैं उसे निकला तो फौरन ही लाश तक जा पहुंचा। ये भी एक छोटी लेकिन नहायत मसरूफ सड़क थी, मगर शायद सड़क पर एक लाश और उसके करीब एक बावर्ती और एक बेवर्दी गन बरदार की मौजूदगी की वजह से यहाँ तेजी से वीरानी फैलने लगी थी। बेशतर दुकानें वगैरह तो अभी खुली ही नहीं थी, लेकिन आमदोरफ्त भी गोया फौरन ही मुतासर हो गई थी।
वो शख्स शायद सर के बल सड़क पर गिरा था। उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह पिचक कर फट गई थी और गर्दन उसी तरह मुड़ चुकी थी कि कंधे से लग चुकी थी। शक्ल काफी हद तक मसक हो चुकी थी और मुझे यकीन था कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी हालत और भी खराब होती जाएगी। चेहरा मुश्किल से ही शनाख्त के काबिल रहेगा। अफसोस कि हम उसे जिंदा नहीं पकड़ सके। रहीम गुल रिवाल्वर होस्टर में रखते हुए ठंडी सांस लेकर बोला, जाहिर है इसके मिशन में ये बात शामिल थी कि इसे जिंदा किसी के हाथ नहीं आना है। मैंने गर्दोपेश का जायजा लेते हुए कहा, इसने अपने आप को कुर्बानी का बकरे के तौर पर पेश किया होगा। इसके लवाहिकीन को शायद बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी। इंसानी जिंदगी की यह तिजारत कहीं किसी शक्ल में, कहीं किसी शक्ल में बहुत ही फूल फल रही है। ऊपर और कोई तो नहीं था? रहीम गुल ने छत की तरफ देखते हुए कहा, नहीं। मैंने जवाब दिया, इस काम के लिए एक ही आदमी काफी था और इसमें कोई शक नहीं कि उसने अपना काम उम्दगी से अंजाम दिया। अब क्या होगा? रहीम गुल ने तारीख चश्मे की ओर से मेरी तरफ देखा। उस बुलंद हौसला और जुर्रातमंद शख्स के लहजे में शिकस्तगी छलक आई थी। लगता यही है रहीम गुल रेयर है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा कि मछली बल्कि मगरमच्छ तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया है, लेकिन दिल शिकस्ता होने की जरूरत नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। हम जैसे लोगों की जिंदगी में ऐसी ऊंच नीच तो आती ही रहती है। मैंने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। फिर मैंने शफी शाह की तरफ देखा। उसके हाथ में रिपीटर थी। तुम सड़क पर अपनी गन की नुमाइश मत करो। मैंने उसे हिदायत की और अपनी पोजीशन पर वापस चले जाओ। अपना दूसरा आदमी भी अगर सामने के दरवाजे की तरफ है तो उसे भी साथ ले जाओ। वो जा चुका तो मैंने रहीम गुल को बताया जो मेरा आदमी था। तुम्हें अंदाजा हुआ? मुझे मालूम है, उसने जवाब दिया। अंदाजा लगाने की क्या जरूरत है? तुम्हें कैसे मालूम है? मैंने पूछा। मैं इसे तुम्हारे होटल में तुम्हारे साथ देख चुका हूँ। इसके अलावा इसने अभी एहतियातन खुद भी बता दिया था। अगर मुझे इसके बारे में इल्म ना होता तो वो यूं गन उठाए मेरे साथ दौड़ फिर ना रहा होता। गामड़ कहीं के। उसने मुझे घूरा। तुम पुलिस वालों का कुछ भरोसा नहीं होता कि किसे क्या समझते रहो, मैंने कहा। फिर मैंने लाज की तरफ इशारा किया। इससे पहले कि हजूम जमा हो और क्या सराइयाँ शुरू हों, मुआशरे का बोझ तो उठवाओ। उस दौरान कुछ और पुलिस वाले भी वहां पहुंच चुके थे। रहीम गुल ने उन्हें लाश उठवाने के लिए एम्बुलेंस वगैरह तलब करने की हिदायत की और हम दोनों वापस कोर्ट के गेट पर आए। कुछ पुलिस वाले पिरदानिश को नीम दायरे में लिए खड़े थे। नहायत इत्मीनान से वो लैंड क्रूजर से टेक लगाए सिगार के कश ले रहा था। पहले उसका चेहरा सपाट था, अब उसके चेहरे पर तमानियत नजर आ रही थी। जब उसकी नज़र मुझ पर और रहीम गुल पर पड़ी तो तमानियत के साथ साथ उसके चेहरे पर फातिहाना सी चमक भी दिखाई देने लगी। जफर जमाल की लाश वहीं पड़ी थी और अदालत में आ जाने वाले अफराद इधर उधर टोलियों में जमा होकर दूर दूर से उसे देख रहे थे। रहीम गुल पीरदानिश के सामने जा खड़ा हुआ। पीरदानिश से खासा लंबा था। पीरदानिश की शख्सियत भी किसी हद तक मज़हका खेज ही थी। उसके बावजूद उसमें एक अजीब सा भारी भरकमपन था। ये भारी भरकमपन महज जिस्मानी नहीं था। पीरदानिश को देखकर अंदाजा होता था कि वो कोई तो चीज था। उसकी खवासियत भी आम आदमी को मरूब करती थी। रहीम गुल का उसके सामने तन कर खड़े होना भी कुछ ऐसा ही लगता था जैसे किसी बारूब गुर्गे बारान दीदा किस्म के बुजुर्ग के सामने खड़ा कोई नौजवान अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा हो। तुम समझ रहे हो कि जफर जमाल को कत्ल करवा कर तुम सजाए मौत से बच जाओगे? रहीम गुल अपना तारीक चश्मा उतार कर जेब में रखते हुए बोला। उसकी आंखों में आंखें डालकर पीरदानिश के एक हाथ की उंगलियों में सिगार दबा हुआ था, दूसरे हाथ से नहायत आहिस्तगी से मूंछ को बल देते हुए अपने मखसूस नशीले से अंदाज में मुस्कुराया। हो गया उस वक्त रहीम गुल की कैफियत से पूरी तरह महसूस हो रहा था। किस जफर जमाल की बात कर रहे हो डियर रहीम गुल? वो बड़ी बेतनाई से गुंजीली सी आवाज में बोला। मैं तो किसी जफर जमाल को नहीं जानता और जब मैं किसी को जानता ही नहीं तो भला मुझे उसको मरवाने की क्या जरूरत थी? और फिर मैं तो परसों से तुम्हारे जबरदस्त पैरे और निगरानी में हूँ। मैं भला किसी को मरवाने उठवाने गिरवाने का इंतजाम कैसे कर सकता था? तुम एक जिम्मेदार अफीसर हो रहीम गुल डियर। तुम इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करना चाहिए। एक हद तक उसकी बात ठीक भी थी। जफर जमाल को मरवाने का बंदोबस्त उसने नहीं, कार्ड मदर ने किया था। बात एक ही थी, लेकिन कानून के पैमानों से हर बात में बड़ा फर्क होता है। तुम यहाँ, वो तुम्हारी शातिर माँ, जो चाहे कर ले, लेकिन एक बात याद रखना। रहीम गुल उंगली उठाते हुए खुटी खुटी सी आवाज में बोला। तुम्हें अपने गुनाहों की सजा बहरहाल भुगतनी पड़ेगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया मेरी जान। वो बड़ी मुलायमत से बोला। तुम्हें किसने गलत इतला? तुम्हें किसी ने गलत इतला दी है। हमारा अपना एक लाइफ स्टाइल है। अब अगर हमारा लाइफ स्टाइल ही तुम्हें गुनाह नजर आता है तो हम क्या कर सकते हैं? नाली के कीड़े का भी अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, लेकिन दुनिया उसे नफरत की नजर से देखती है। रहीम गुल दांत पीस कर बोला। पीरदानिश एक झटके से सीधा होकर खड़ा हो गया और घुटी घुटी लेकिन गजबनाक आवाज में बोला, वर्दी पहन कर मेरे सामने खड़े हो। इतना मत करो रहीम गुल, कहीं खुश्क टहनी की तरह टूट न जाना। फिर उसके लहजे में तुरहम झलका। तुम जैसे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनके दिमाग में कहीं से यह खन्नास घुस जाता है कि कानून बहुत ताकतवर चीज़ है। यह खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो जज्बाती नौजवान। कानून बहुत कमज़ोर, बहुत मजबूर सी चीज़ है। ये तो बेचारा सबूत और गवाहों के बगैर बड़े से बड़े मुजरिम को सजा नहीं दे सकता, चाहे कानून के किसी मुहाफिज ने अपनी आंखों से किसी को कत्ल करते देखा हो। इसके बावजूद वो अदालत से कातिल को सजा नहीं दिलवा सकता।
वो सिर्फ तफ्तीशी अफीसर ही कहलाएगा। गवाह और सबूत उसे अलग से पेश करने पड़ेंगे और हम जैसे लोगों के खिलाफ गवाही देने कौन अदालत में आएगा? ठियर रहीम गुल। वो मुस्कुराया। रहीम गुल खामोश रहा। फिर दानिश की मुस्कुराहट और वाजे हो गई थी। वो दोबारा बोला तो उसके लहजे में गजब नाकी नहीं थी। गली कूचों में से पकड़े गए लवारिस या गरीब गुरबा, किसी बंगले कोठी से पकड़े गए नौकर खानसामा और माली वगैरह की बात और होती है। इन बेचारों ने जुर्म ना भी किया हो तब भी तुम लोग उन्हें उल्टा लटका कर, उनकी चमड़ी उधेड़ कर, उनकी हड्डियां तोड़ कर मनवा सकते हो। हम जैसे लोगों की बात और होती है जो अव्वल तो किसी काम में खुद अपने हाथ गंदे नहीं करते, और इस सोसाइटी में हाथ गंदे करने की जरूरत भी क्या है? यहाँ पैसे के लिए हर काम करने वाले मिल जाते हैं, और वो भी ऐसे कि जिन्हें कोई कार्रवाई करते देख कर लोग घरों में छुप जाते हैं। सब कुछ देखते सुनते हुए भी अंधे और बहरे बन जाते हैं। तुम्हारा कानून तो भी कराए कि इन कानूनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ प्यारे, इस हकीकत को मान लो, तुम्हारा दर्द सर कम हो जाएगा। फिर उसने खुद हाथ बढ़ाते हुए कहा, अदालत में चलते हैं, पेशियाँ शुरू हो चुकी होंगी, शायद हमारी बारी आ चुकी है, मुझे अदालत में पेश नहीं करोगे क्या? रहीम गुल ने गर्दन घुमाकर एक नज़र मेरी तरफ देखा और मुझे अंदर चलने का इशारा किया, लेकिन मेरा अंदर जाने का इरादा नहीं था। मैं सिर्फ उस वक्त अदालत में जाना चाहता था जब मुझे गवाह की हैसियत से तलब किया जाता। बिरदानी ने फौरन रहीम गुल को मुखातिब किया, इसकी तरफ क्या देख रहे हो? इसके कहने में आकर तुमने अपने आप को मुसीबत में फंसा लिया। ये तो तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाकर मरवाएगा जहां तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी क्या मदद करेगा? ये तो खुद बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ये तो तुम्हें कुर्बानी का बकरा बना रहा है। मुझे ज़रा बरी हो लेने दो, फिर तुम्हारी और इसकी बारी आएगी। तुम दोनों जो कुछ कर रहे हो, पहले तुम्हें अदालत में उसका हिसाब देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर ज़रूरी हुआ तो उसने मुस्कुराकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो इस मौका पर भी हम दोनों को इस्ताल दिलाने की कोशिश कर रहा था, शायद इसलिए कि अब वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। जहन में बहुत सी बातों में उलझा हुआ था, इसलिए वो मजीद मुश्तिल होने के बजाय बोला, चलो चलो अंदर चलो। रहीम गुल और फिर दानिश के साथ बिस्तर लोग अंदर चले गए। मैं गाड़ी से टेक लगाए खड़ा कुछ देर जफर जमाल की लाश को तकता रहा। सरकारी एहलकार उसके इर्द गिर्द फिर रहे थे और अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ थे। उसका एक रुखसार सड़क पर टिका हुआ था और उसके चेहरे के गिर्द उसका अपना खून जमा था जो धीरे धीरे जमने लगा था। मेरे दिल में एक जानी पहचानी सी अफसुर्दगी फैल गई थी। किसी किसी शख्स का अंजाम मेरे लिए ऐसी अफसुर्दगी लेकर आता था। ये एक ऐसे शख्स का अंजाम था जिसे बहुत ताखीर से एहसास हुआ था कि वो जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहा था। उसे अपने अमाल की तलाफी का ख्याल आया था और वो मोहब्बत से भी आशना हुआ था, मगर अफसोस के ऊपर वाले के यहाँ उसकी मोहलत ख़त्म हो चुकी थी। मोना की भी कमोबेश यही कहानी रही थी। दोनों ही की मोहलत तकरीबन एक साथ ख़त्म हुई थी। दोनों आगे पीछे इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। किसी को भी तलाफी का मौका नहीं मिल सका था और यही मेरी अफसुर्दगी की वजह थी। अगर वो अपनी गुमराही के साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते तो मुझे शायद अफसोस न होता, ख्वाह उनका अंजाम कितना ही इबरतनाक क्यों ना होता। ख्वाह वो पीर दानिश जैसी खबीस शख्सियत के हाथों ही अंजाम तक पहुँचे। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ गई और जफर जमाल की लाश उठा ली गई। वहाँ सिर्फ गाड़ी और अजमे खून का एक बड़ा सा धब्बा रह गया जो उस वाक़े की शहादत दे रहा था। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे वहाँ मौजूद रहना चाहिए या चले जाना चाहिए या अंदर अदालत में जाकर कार्रवाई सुननी चाहिए थी। मुझे अंदाज़ा था कि अदालतों की कार्रवाइयाँ बहुत उकता देने वाली होती थी। मैंने सोचा किसी फैसले पर पहुँचने तक मुझे गाड़ी ही में बैठना चाहिए। बेध्यानी के से आलम में दरवाज़ा खोलकर मैं गाड़ी में बैठा तो एक दिलफरेब खुशबू मेरे नथनों से टकराई। खुशबू मेरी गाड़ी में पहले भी फैली हुई थी, लेकिन ये खुशबू उस पर हावी थी और अजनबी थी। मैंने फौरी तौर पर गर्दन घुमाकर नहीं देखा, अलबत्ता मेरी नज़र अकब नुमा आईने की तरफ उठ गई। मेरा ख्याल दुरुस्त ही था। अकबी सीट पर कोई मौजूद था। मैं मुंतजिर रहा, मगर किसी पिस्तौल वगैरह की नाल मेरी गुद्दी पर आकर नहीं टिकी और ना ही किसी ने मुझे मुखातिब किया। तब मैं नहायत एहतियात और आसगी से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पहले तो मुझे यही गुमान गुजरा कि वो राहीला थी, जिसे चार ड्रामाई अंदाज में मेरे पास पहुंचने का एक और मौका मिल गया था। कम अज़ कम हुलिया के एतबार से वो बिल्कुल राहीला थी। वैसे ही स्याह नफीस बुरका, उसी तरह मुकम्मल तौर पर निकाब में छुपी हुई आंखें, हत्ता कि आंखों पर स्याह चश्मा भी मौजूद था। उसका हाथ पैसेंजर सीट के पूछते पर टिका हुआ था और मैंने उसे हाथ से पहचाना। ये मरमरी खूबसूरत और सुबक सा हाथ है। राहीला का हाथ भी कमोबेश ऐसा ही था, लेकिन साख में कुछ न कुछ फ़र्क था और सबसे बड़ा फ़र्क उम्र का था। एक नहायत कम उम्र नौखेज़ लड़की का हाथ था। राहीला से वो यकीनन काफ़ी छोटी थी और उस वक्त गो के वो बैठी हुई थी, लेकिन मैं अंदाज़ा कर सकता था कि वो राहीला की तरह सरकत नहीं थी, वो राहीला नहीं थी। मैं जब गाड़ी से उतरकर ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा बंद करता था तो गाड़ी खुद ब खुद मकफिल हो जाती थी, लेकिन जफर जमाल के कत्ल के बाद जब मैं उस इमारत की तरफ भागा था तो दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं कर सका था, जिसकी वजह से बाकी दरवाजे भी खुले रह गए थे। शायद उसी दौरान वो चुपके से किसी तरफ से गाड़ी में आ बैठी थी। एक लम्हे गाड़ी में गहरा सकूत तारी रहा। मैं उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी और मेरी आंखों के दरमियान तारीक शीशों की दीवार हायल थी। आपने पूछा नहीं कि मैं कौन हूँ। आखिर उसी ने सकूत तोड़ा। उसकी आवाज़ खूबसूरत और मुतरन्नम थी। आवाज़ से भी उसकी कम उम्री का तासुर नुमाया था। वो स्याही के पर्दों में बुरी तरह मलगूफ थी।
उसके बावजूद न जाने क्यों हुस्न की किरणें उन दबीज पर्दों से फूटती महसूस हो रही थी। मैं उसे जरा भी देख नहीं पा रहा था, उसके बावजूद मुझे महसूस हो रहा था कि वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत लड़की थी। तुम अपने आप को इस बुरी तरह छुपा कर बैठी हो तो यकीनन मुझे ये बताने के लिए तो नहीं बैठी हो कि तुम कौन हो। मैंने तवील सांस लेकर कहा, बहरहाल अगर तुम अपना कोई फर्जी नाम वगैरह बताना चाहती हो तो बता सकती हो, मैं वो भी तवज्जो से सुनूंगा और अगर तुम चाहोगी तो उसे ही तुम्हारा असली नाम समझ लूंगा। आदमी अब ज़हीन मालूम होते हैं, लेकिन कभी कभी जहानत खबासत के मुकाबले में मात खा जाती है। वो सीट के पूछते से अपना हाथ हटाते हुए और ज़रा पीछे खिसकते हुए बोली, तुम्हें कब और क्यों कर अंदाज़ा हुआ कि जहानत कभी कभी खबासत के मुकाबले में शिकस्त खा जाती है। मैंने ज़रा घूम कर बैठते हुए पूछा, अभी अभी कुछ देर पहले जब जफर जमाल को इस भरे पूरे बाजार में इस अदालत इंसाफ के साय में कत्ल कर दिया गया और कातिल भी हाथ ना आ सका। उसने ठहरे ठहरे लहजे में जवाब दिया। मेरे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। शायद एक कम उम्र लड़की के लहजे के उस ठहराव ने मुझे खौफ सता कर दिया था, या फिर शायद ये खौफ की नहीं बल्कि उस अफसुर्दगी की लहर थी जिसे मैं अब तक दिल में दबाए बैठा था। एक लम्हे की खामोशी के बाद मैंने धीमे लहजे में कहा, शायद मुझसे गलती हुई कि मैंने जफर जमाल को पुलिस की तहवील में दे दिया। उससे तो अच्छा था कि मैं उसे अपनी ही तहवील में रखता, इसकी उससे बेहतर हिफाजत तो मैं खुद कर सकता था। गैर इरादी तौर पर मेरे लहजे में तासुफ छलका, इसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं। अपने तरीकाकार के हिसाब से तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, वरना इस महकमे का जो हाल है उससे तो इतनी भी तवक्को नहीं थी। अब वो हर कोने खुदरे से आने वाली गोली को तो नहीं रोक सकते। उसने गहरी सांस ली, और आप अगर इस मसले को कानूनी तरीके से हल करना चाहते थे तो आपके लिए इसके सिवा कुछ चारा भी नहीं था कि आप जफर जमाल को पुलिस की तहवील में दे देते। लेकिन तुम कौन हो, इन तमाम मामलात से तुम क्यों कर वाकिफ हो, और इनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने एक साथ 3 सवालात कर डाले। मैं आपको कुछ बताने नहीं, आपसे कुछ पूछने आई हूँ। अफसल साहब, वो धीमे लहजे में बोली, तुम मुझे जानती हो, जाहिर है तभी मैं आपसे इस मौजू पर बात कर रही हूँ। उसने जवाब दिया, और उस लम्हे मुझे अपना सवाल अहमकाना महसूस हुआ। उसके बावजूद मैं कुछ पूछे बगैर न रह सका। तुम मुझे कैसे जानती हो? आपको जानना कोई मुश्किल काम नहीं। इस शहर में बहुत से लोग आपको जानते होंगे, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते होंगे। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैंने दरियाफ्त किया। नहीं, उसने जवाब दिया। जान सकता हूँ? नहीं, फिलहाल नहीं। उसने एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया। फिर कब? मैंने एक टुक उसकी तरफ देखते हुए पूछा। यह भी मैं नहीं बता सकती। मुझसे तुम क्या जानना चाहती हो? मैंने जानना चाहा यही कि आप अब क्या करेंगे। किस सिलसिले में? मैंने वजाहत चाहिए। पीर दानिश के सिलसिले में। और किस सिलसिले में? मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या करूँगा। मैंने जवाब दिया। हकीकत यही थी कि मुझे नहीं मालूम था मैं पीर दानिश के सिलसिले में क्या करूँगा। यह कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं था। एक लम्हे की तवक्कुफ से मैंने कहा, मैं अभी अदालत के फैसले का इंतजार करूँगा। शायद जफर जमाल के बयान के बाद भी पीर दानिश का चंद दिन का रिमांड मिल जाए और इस दौरान रहीम गुल शायद तफ्तीश के जरिए अपना केस मजबूत कर ले। वो अजीब से अंदाज में हंसी। शायद उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उसकी यह हंसी कह रही थी, इस सादगी पर कौन न मर जाए या खुदा। मैं हैरान था कि इतनी कम उम्री के बावजूद उसके अंदाज़े गुफ्तगू में ये पुख्तगी, ये ठहराव और ये खुद एतमादी कहाँ से आई थी। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि आखिर मैंने उसकी सूरत देखे बगैर महज चंद मुबहम अलामतों की बुनियाद पर यह क्यों फर्ज कर लिया था कि वो वाकई कम उम्र थी। यानी मुमकिन था कि वो कोई उम्र चोर किस्म की शख्सियत रही हो। मैंने कई ऐसी खवातीन को देखा था जो अच्छी भली जानीदा होने के बावजूद कम सी नजर आती थी। सर से पांव तक से आप बुरका और तारीक चश्मे में छुप जाने के बाद तो ये तासुर देना और भी आसान था। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने गोया बुरा मनाते हुए पूछा। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मेरा ख्याल था प्रैक्टिकल किस्म के आदमी होंगे, लेकिन आप तो काफ़ी कुछ फहम मालूम होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ खास पता नहीं है कि हमारे यहाँ अमली ज़िंदगी में और सरकारी चार दीवारी में क्या होता है। मुझे तो हैरत है, आप इतनी मुमताज़ शख्सियत क्यों कर बन गए? कहीं आपकी ये दौलत और बिजनेस से मौरूसी तो नहीं? नहीं, मैंने घूरते हुए जवाब दिया। लेकिन खुश फहम रहने में हर्ज भी क्या है? कभी कभी इंसान को खुश फहमियाँ और खुशगुमानियाँ अमली सूरत भी इख्तियार कर लेती हैं। तुम्हारे ख्याल में क्या खुश फहम और खुशगुमान लोग तरक्की नहीं करते? करते होंगे, वह बेपरवाही से बोली। मेरा तजुर्बा इस सिलसिले में ज़्यादा वसी नहीं। मैंने तो अपनी मुख्तसर सी उम्र में जितने भी ऐसे लोग देखे जिन्हें मुआशरे में बहुत बड़े आदमी कहा जाता है, उन्हें बेपनाह प्रैक्टिकल, सफाक और बेहिस पाया। बाज़ लोगों के हिस्से में सिर्फ तलख तजुर्बात आते हैं। क्या तुम ये बताओ कि तुम पीर दानिश के बारे में मेरे इरादे क्यों जानना चाहती हो? मैंने पूछा। क्योंकि मैं पीर दानिश की जासूस हूँ। वो एक बार फिर धीरे से हंसी। मैंने अपनी संजीदगी में कोई फ़र्क न आने दिया। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो दोबारा बोली तो उसके लहजे से भी संजीदगी जाहिर थी। क्या वाकई आपने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि अब आप क्या करेंगे? ऐसी जल्दी भी क्या है? मैंने मुलाहिमत से कहा। तुम तो यूँ कह रही हो जैसे बहुत ताख़ीर हो गई है। मैं सिर्फ जफर जमाल के मरने से इतना मायूस नहीं हूँ। अभी रहीम गुल और मैं तो जिंदा हैं और हम दोनों बड़े ज़िद्दी हैं। कुछ न कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। खिलाफ़े तवक्कुह उसने अचानक ही कहा और दरवाजे के पुश बटन की तरफ हाथ बढ़ा। वो जैसे ड्रामाई अंदाज में आई थी वैसे ही ड्रामाई अंदाज में चाहने भी लगी। मैंने तेज़ी से हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसने कलाई छुड़ाने की कोशिश की। उसकी कलाई में गुदाज भी था और जिंदगी की बेपनाह हरारत भी।
जो कपड़ों की दबीज तह के बावजूद बरकी रो की तरह मेरे हाथ तक पहुंची और मेरे रगो पै में एक अनोखी सनसनी तोड़ की। मुझे उस गर्म गुदाज कलाई में खासी मजबूती भी नजर आई। उसने कलाई छुड़ाने के लिए काफी जोर लगाया। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस मुख्तसर से वजूद में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए थी। आखिरकार वो मुर्ताज से लहजे में बोली, मुझे छोड़ दें अफसल साहब, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अदालत के अहाते में रिपोर्टर भी मौजूद हैं, बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा जो मेरे लिए नहीं आपके लिए तबाहकुन होगा। आह, मैंने ठंडी सांस ली। औरत का वही पुराना हरबा, जी हाँ मजबूरी है, वो बोली। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी और पूछा, तुम सिर्फ यही पूछने आई थी कि पीर दानिश के बारे में अब मेरा क्या इरादा है? हाँ, उसने जवाब दिया। काश तुम वाकई पीर दानिश की जासूसा होती। मैंने कहा, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया? उसके लहजे में दबी देवी सी शरारत थी। नहीं, मैंने साहब को उससे जवाब दिया। आ जाएगा। वो गाड़ी से उतरते हुए इत्मीनान से बोली, फिर जैसे उसे कुछ याद आया पलट कर बोली, मेरे पीछे मत आइएगा, मैं अंदर जा रही हूँ। अगर आप मेरे पीछे आए तो मैं अदालत के अहाते में भी शोर मचा सकती हूँ। कितना शौक है तुम्हें शोर मचाने का? मैंने तुरमा मेज लहजे में कहा, लेकिन मैं तुम्हें यह शौक पूरा करने का मौका नहीं दूंगा। तुम इत्मीनान से जाओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। मैं अभी तजस्सुस से इतना मजबूर नहीं हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया, उसने कहा और किसी हल्की फुल्की चीज की तरह गाड़ी से बाहर फिसल गई। मैंने उसे उस गली में जाते देखा जिसमें अदालत का मेन गेट था, लेकिन मैंने अपनी जगह से हरकत नहीं की और ना ही शफी शाह वगैरह को उसके बारे में कोई हदायत थी। न जाने क्यों मुझे यकीन था कि जल्द या देर जरूर दोबारा वो मेरे सामने आएगी। वो तो दोबारा मेरे सामने नहीं आई, लेकिन गार्ड मदर जरूर मेरे सामने आ गई। वो यकीनन अदालत से बाहर आई थी। बगली गली से निकल कर वो ऐन मेरी ही गाड़ी के करीब आन रुकी। मुसल्ला गार्ड्स और चमचों वगैरह का लव लश्कर हस्बे मामूल उसके साथ था। विंड स्क्रीन के पार से वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मालूम नहीं वो मेरी गाड़ी पहचानती थी या तारीख शीशे के पार से भी उसने मुझे इस हद तक देख लिया था कि पहचान सके। वो बहुत खुश नजर आ रही थी और शायद कुछ कहना चाहती थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया ताकि वो ये न समझे कि मैं उसका सामना करने से कतरा रहा था। उसके चेहरे पर इस कदर खुशी देखकर मुझे ये गुमा भी गुजरा कि शायद पीर दानिश को जमानत पर रिहाई मिल गई है और वो भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा होगा, लेकिन वो कहीं दिखाई न दिया। वो दरवाजे पर झुकते हुए बड़ी खुश दिली से आंख दबाते हुए बोली, अफसल डियर, तुम्हें मालूम है आजकल रंगीन शीशों वाली गाड़ी में सफर करने पर पाबंदी है और तुम ऐसी गाड़ी में ऐन अदालत के बगल में खड़े हो। एक कानून पसंद मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शहरी को इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर उसने इधर उधर देखा, इतने बहुत से पुलिस वाले इधर उधर फिर रहे हैं, किसी ने तुम्हें इस बात पर टोका नहीं? वो इतनी खुश नजर आ रही थी कि बाछें खिलाकर बात कर रही थी, लेकिन उस औरत की आंखों में दरिंदगी थी। मैंने पलक झपकाए बगैर उसकी आंखों में देखते हुए नाहित मुलायमत से कहा, अगर तुम पुलिस की सख्त निगरानी में आने वाले एक नाहित अहम गवाह और उस जैसे न जाने कितने दूसरे लोगों को कत्ल करवाने के बाद इसी अदालत के साए में इत्मीनान से घूम फिर सकती हो, तो क्या मैं रंगीन शीशों वाली गाड़ी में भी नहीं घूम सकता, जबकि मेरे पास इसका खसूसी इजाज़तनामा भी मौजूद है? क्या तुम्हारे पास भी अपने नापसंदीदा अफराद को कत्ल करवाने का खसूसी इजाज़तनामा मौजूद है? कत्ल? उसने अपने चेहरे पर मासूमियत लाने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन यकीनन उसके बस की बात नहीं थी। तुम्हें शुरफा के बारे में बिला ताकीक और बिला सबूत इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए अफसल डियर। ये खिलाफ कानून हरकत है और अब तो ये मामला शरी अदालत में भी चल सकता है। बहुतान तराशी के जुमरे में आता है। ओह मेरे खुदा, मुझे माफ़ करना। मैं बेख्तियार हंस दिया और देर तक धीरे धीरे हंसता ही रहा। यह दूसरी बात थी कि मेरी हंसी खुद मुझे एक मुसलसल कराह से मुशावा महसूस रही थी। गार्ड मदर के गार्ड्स मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं थी। गार्ड मदर संजीदगी से बोली, मैंने एक अहम हकीकत की तरफ इशारा किया था। जब तुम जैसे शुरफा इस किस्म की बातें करते हैं तो मुझ जैसे मजबूर और बेबस अहमक इस अंदाज में हंसने के सिवा क्या कर सकते हैं? मैंने धीमे लहजे में कहा, दरअसल ये हमारे रोने की आवाज़ें होती हैं, लोगों को इस पर हंसी का गुमान गुजरता है। ओ हो, उसने एक बुलंद आहंग कहका लगाया, तुम बातें बड़ी दिलचस्प करते हो अफसल डियर। हर किस्म के हालात में दिलचस्पी और खुशी दरअसल इंसान के यहाँ होती है। मैंने अपने सीने पर दिल के मकाम पर उंगली रखी। जब ये खुश हो तो हर तरफ खुशी बिखरी नजर आती है, हर चीज़ दिलचस्प लगती है। हाय कितनी सच्ची बात की है तुमने। वो एक बार फिर आंख दबा कर बोली, तुम इस वक्त बहुत खुश हो ना गार्ड मदर? मैंने पहली बार उसे उस नाम से मुखातिब किया जो मैंने उसे अपने तौर पर दिया हुआ था। गार्ड मदर? वो चौंकी और फिर उसने एक बुलंद आहंग कहका लगाया, तुम बहुत शरीर हो अफसल डियर। शाहजी जिंदा होते तो शायद यह नाम सुनकर बहुत महजूज होते। मुझे पता चला था कि उसका तीसरा शौहर शाहजी के नाम से मारूफ था। जरा तवक्कुफ के बाद उसे गोया मेरे सवाल का जवाब देने का ख्याल आया और बोली, हाँ मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। इसलिए तो फिलहाल मुझे तुम भी बुरा नहीं लग रहे। क्यों खुश हो? क्या पीर दानिश की जमानत होगी? मैंने पूछा। जमानत? अभी तो उसकी पेशगी भी नहीं हुई, उसने खुशगार लहजे में जवाब दिया। फिर मासूमियत से पूछा, क्या तुम्हारे जासूस तुम्हें अंदर से पल पल की खबर नहीं पहुंचा रहे? मेरा कोई जासूस अंदर नहीं है और ना ही मुझे जासूस पालने का शौक है, मैंने जवाब दिया। अगर मुझे कार्रवाई के मुतल्लिक जानना ही होगा तो मैं खुद अंदर चला जाऊंगा, लेकिन मैं अदालती कार्रवाई देखकर बोर नहीं होना चाहता।
मैं पहले ही बहुत बोर हूँ, जिंदगी से बेजारी की हद तक बोर हूँ। वो तुरहमेज लहजे में बोली, ऐसी जवानी में इंसान को इतना बोर नहीं होना चाहिए। मुझे देखो, इस उम्र में भी कितनी खुश हूँ। मेरी रग रग में जिंदगी की तरंग है। इस वक्त शायद ये तरंग कुछ ज्यादा ही बड़ी हुई है। मैंने सारी रहा, वैसे क्या तुम हद से ज्यादा खुश होने में कुछ जल्दबाजी से काम नहीं ले रही? अभी तो फिर दानिश की जमानत नहीं हुई, बस समझ लो कि हो ही गई है, बहुत अंदर से, या यूं समझो कि बहुत ऊपर से खबर मिली है। उसकी खुश दिलाना मुस्कुराहट बरकरार रही। मैं दिल में अफसुर्गी की लहर कुछ कवी हो गई। ताहम मैंने कोशिश की कि मेरा चेहरा सपाट ही नजर आए और मेरे तासुरात से उसे अंदाजा न होने पाए कि मैं उस वक्त क्या सोच रहा था। मैंने तो फहीमी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, फिर भी इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? मुझे जाकर दानिश के इस्तकबाल की तैयारियां करनी है। बल्कि यूं समझो कि तैयारियां तो हमने पहले ही कर रखी थी, लेकिन एहतियातन अभी उन्हें जाहिर नहीं किया गया कि कहीं बाद में सुबकी ना हो। जब तक बात पक्की ना हो तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। अब हमें मालूम हो गया है कि अपनी तैयारियां जाहिर कर देने में कोई हर्ज नहीं। अब मैं जाकर जरा इंतजाम का जायजा लूंगी। दानिश अब कोई यूं ही चुप चुप आते घर वापस थोड़ा ही आएगा। वो बड़े मसरूर और फातिहाना लहजे में बोली, तो क्या वो बैंड बाजे के साथ घर पहुंचेगा, बारात की तरह? मैंने कदरे इस्तज़ाइया लहजे में पूछा। क्यों नहीं? वो जरा भी शर्मिंदा हुए बगैर बोली, हमारे लिए तो ये बारात जैसा मौका ही समझो। वो यहाँ से तो बैंड के साथ नहीं जाएगा, लेकिन जब घर पहुंचेगा तब जरूर 3 मुख्तलिफ किस्म के बैंड खुशी की धुनें बजाकर उसका इस्तकबाल करेंगे। गली में सुर्ख कालीन बिछे होंगे, इस्तकबालिया बैनर्स लगे होंगे, घर के बराबर वाले मैदान में टेंट लगे होंगे। वहाँ गरीबों को खाना खिलाया जाएगा और अंदर लान में बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन के लिए खाने का इंतजाम होगा। इन सारे कामों के लिए बाकायदा एक इस्तकबालिया कमेटी काम कर रही है। सब चीज़ें तैयार रखी हुई हैं। मैंने कमेटी को सिग्नल दे दिया है कि वो हरकत में आ जाए। अब मुझे जाकर कामों पर सिर्फ नजर रखनी है। मैं हंस दिया। वो भूमि उचकाते हुए बोली, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम बहुत दिलचस्प औरत हो। मैंने कहा, हम खुशी को खुशी की तरह मनाते हैं। दुनिया देखेगी कि दानिश किस तरह झूठे इल्जामात से बरी होकर आता है। वो फखर से गर्दन जड़खड़ाते हुए बोली, अभी उसकी जमानत भी नहीं हुई और तुमने उसके लिए बरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने धीमे लहजे में कहा, आज के मरहले में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हुआ तो यही होगा कि उसकी ज़मानत हो जाएगी। मुकदमा तो फिर भी चलेगा, बरी होने ना होने का फैसला तो न जाने कब हो। हमारे लिए अहम मसला ज़मानत का था। ज़मानत हो गई तो समझो बरी भी हो जाएगा। वो बेपरवाही से बोली, क्या आइंदा पेश होने वाले गवाहों का भी यही अशर कराने का इरादा है? मैंने जफ़र जमाल के सड़क पर जमे वो खून की तरफ इशारा किया। ये तुम इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते करते एकदम ऐसी बेहुदा बातें क्यों शुरू कर देते हो? उसकी पेशानी पर शिकने पड़ गई, जिसकी वजह से उसकी बेहुदा पेशानी और भी ज्यादा वाहियात नजर आने लगी। मैंने गोया सुनी अनसुनी करते हुए कहा, हर बार एक ही तरीका तो कामयाब नहीं हो सकता। हर बार किसी कुर्बानी के बकरे को किसी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ा कर तो गवाह नहीं मरवाया जा सकता। हो सकता है अगली पेशी पर जफर जमाल से भी ज्यादा अहम कोई गवाह यहाँ आए और वो बखैर आफियत गवाहों के कटहरे तक पहुँच जाए। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन वो अपनी अदाकारी जारी रखते हुए बोली, तुमने फिर वही बोहतान तराशी शुरू कर दी। बुरी बात, मैं तुम्हें दानिश की इस्तकबाल के बारे में बता रही थी। वो एक काबिल दीद मंजर होगा जब दानिश घर पहुंचेगा। मैंने दानिश से कहा है कि अदालत से फारिग होने के बाद भी वो जानबूझकर कुछ ताखीर से ही घर आए, ताकि उसके इस्तकबाल की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए। फिर वो दरवाजे पर कुछ और झुकते हुए नहाई शीरीन लहजे में बोली, आज पीर पैलेस में जश्न का सा समा होगा। और हाँ देखो, हम बुग़्ज़ या कीना दिल में रखने वाले लोग नहीं हैं। तुम भी चाहो तो जश्न में आ सकते हो। तुम्हें VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और अब अपने तर्ज़ ज़िंदगी की इस्लाह करने की कोशिश करो। 1 बजे के बाद तुम किसी भी वक्त आ सकते हो। क्या मैं उम्मीद रखूँ? अपने तर्ज़ ज़िंदगी की इस्लाह करने वाला तुम्हारा मशवरा मुझे काबिल गौर लगा है। मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा, लेकिन तुम्हारे जश्न में आने के सिलसिले में मैं अभी कोई वादा नहीं कर सकता। शायद मैं किसी और ही मौका पर पीर पैलेस आऊँ। और ही पर मैंने खासा जोर दिया था। वो गाड़ी के दरवाजे पर से कोहनी हटाकर सीधी खड़े होते हुए बोली, ठीक है, तुम किसी और ही मौका पर आ जाना, बशर्ते कि ऐसा कोई मौका आया। हमारे दरवाजे हमेशा ही तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। वो खुद 4 गार्ड्स के साथ एक नीली पजीरों में सवार होगी। ड्राइविंग सीट उसने खुद संभाली। बाकी लोग पीछे खड़ी सुर्ख रंग की एक ऊंची और बड़ी सी खुली जीप में जा बैठे। चंद सेकंड बाद पजीरो जन से मेरे सामने से गुजर गई। गार्ड मदर ने अपना शहतीर जैसा बाजू हिलाया। कुछ धूल उड़कर मेरी गाड़ी की तरफ आई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। गार्ड मदर ने चिरचिराते टायरों के साथ पजीरो भगाकर गोया मेरे मुंह पर खाक डालने की कोशिश की थी। उसके पीछे खुली जीप में खूंखार सी सूरतों वाले लोग अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखते हुए गुजर गए थे। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। यह बिलाशुबा बड़े ही अजीब इंसानों का टोला था। गार्ड मदर का फातियाना और हद से ज्यादा पुरएतमाद अंदाज बता रहा था कि बाजी फिलहाल उसके हक में पलट चुकी थी। मुझे अपना मजीद वहां ठहरना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ महसूस हुआ। मैंने सोचा जब पीरदानी जमानत मंजूर होने के बाद अपने बचे खुचे आदमियों के साथ अदालत से निकलेगा तो वो भी यकीनन मेरे पास रुक कर कुछ न कुछ बातें करेगा।
हो सकता है वो गार्ड मदर के मुकाबले में ज्यादा बेसरोपा, ज्यादा तकलीफ से बातें करे। एंड मुमकिन है मेरी खोपड़ी घूम जाए और लबे सड़क कोई फसाद बर्पा हो जाए। ये मामला चूंकि अब मंजरेआम पर आ चुका था, इसलिए इस पर अब यूं सरेआम फसाद करना मेरे हक में अच्छा नहीं था। अगर मैंने किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा किए बगैर पीर दानिश का पत्ता साफ करवा दिया होता तो मेरे लिए कोई मसला खड़ा ना होता, लेकिन मैंने इस मामले को कानूनी तौर पर निपटाने की कोशिश की थी। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता था कि मेरा फैसला मेरे हक में गलत साबित हुआ था, लेकिन फिलहाल मेरा मोहतात रहना जरूरी था। मैंने इसलिए भी वहां से रुखसत होना बेहतर समझा कि बाद में मुझे रहीम गुल से मुकम्मल रिपोर्ट तो मिल ही जाएगी। मैंने शफी शाह को इशारा किया और हम लोग आगे पीछे ऑफिस आ गए। बाकी लोग बाहर ही रहे। शफी शाह मेरे साथ ऑफिस आ गया। मैंने काफ़ी मंगवाई और हम दोनों खामोशी से काफ़ी पीने लगे। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे हम किसी जनाजे में शिरकत करके आ रहे थे। ये तकरीबन हकीकत ही थी। आखिर हमारे सामने जफर जमाल की लाश तो उठी थी। ये वह हमारा दोस्त न सही, लेकिन हमारे लिए काम तो दोस्तों वाला ही करने जा रहा था। आखिर मैंने कप एक तरफ रखकर कुर्सी के पूछते से टेक लगाते हुए कहा, यह कुछ अच्छा नहीं हुआ शफी शाह। वो धीमे और हिचकिचाहट ज़्यादा लहजे में बोला, सर मैंने पहले ही कहा था खामोशी से पीर दानिश का पत्ता साफ कर देते हैं। सही मानूं है उसका मौका कभी नहीं आया। जब हमने उस पहलू पर गौर किया उस वक्त तक उसकी और हमारी दुश्मनी वाज़ेह हो चुकी थी, और वाज़ेह दुश्मनी के बाद किसी ऐसी मशहूर और बासर शख्सियत को ठिकाने लगाना अपने गले में मुसीबत डालने वाली बात होती। मैंने तहम्मुल से कहा, मुसीबत तो हर हाल में गले पड़ ही गई है सर। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो अपनी दानिश में सही रास्ता इख्तियार किया था। मैंने अफसोस से कहा, जफर जमाल को उड़ाकर उन्होंने बड़ी मुसद्दी का सबूत दिया है। वो बोला, मुझे जफर जमाल से ज़्यादा अपनी नीयत पर भरोसा था। मेरा ख्याल था मेरी नीयत नेक है, मुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। मैं एक अच्छे मकसद के लिए कदम उठा रहा हूँ, मुझे ज़रूर कामयाबी होगी। मुझे यकीन था कि मुझे इस रास्ते से भी इंसाफ मिलेगा। मुझे वाकई बड़ा अफसोस था। अगर आपको यकीन था सर, तो फिर इतनी जल्दी मायूस होने की ज़रूरत नहीं। शफी शाह ने गोया मुझे तसल्ली दी, अभी तो पहली पेशी है, अगर जमानत होगी तब भी केस चलेगा। सबूत तो और भी बहुत से हैं, वो सब शायद उन माँ बेटे की मकारियों के सलाब के सामने खसो ख्वाहिशात की तरह बह जाए। गार्ड मदर के अंदाज ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। जफर जमाल का अदालत के सामने बयान हो जाता तो कुछ और बात होती। मैंने कहा, उसका कातिल जिंदा हमारे हाथ आ जाता और रहीम गुल उसका पीर दानिश से ताल्लुक साबित करने में कामयाब हो जाता, तब भी फांसी का फंदा पीर दानिश के गले में पड़ने की उम्मीद रखी जा सकती थी। लेकिन किराए के उस कातिल को तो यकीनन सबसे अहम हदायत यही दी गई होगी कि उसे जिंदा किसी के हाथ नहीं आना था।